वंदे मातरम बच्चों। पिछले दिनों आपने सरल आवर्त गति का अध्ययन किया और यदि आपने उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो आपको तरंग गति भी भली प्रकार से समझ आएगा। एक बार सरल आवर्त गति को रिवाइज कर लेते हैं। आपने वहां पढ़ा था कि यदि कोई कण अपनी माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन के इधर उधर, ऊपर नीचे अथवा आगे पीछे गति करता है और अपनी गति को दोहराता है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको तरंग गति भी बहुत अच्छे से समझ में आए। तरंग गति प्रारंभ करने से और पहले या फिर उसका विश्लेषण करने से पहले, अच्छे से बारीकी में जाने से पहले इन चित्रों को आप ध्यान से देखें। जैसे ये पहला जो चित्र है, इसमें जल है, शांत जल में एक कंकड़ फेंका गया है या यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया है जिसके कारण ये शांत जल के चारों ओर इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में वाटर्स या जल जो है वो किनारे की ओर आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। दो डिस्टरबेंस इस चित्र में दिख रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे, इस पे भी बाद में चर्चा करेंगे, ये दो तरीके के डिस्टरबेंस, इस डिस्टरबेंस का सर्किल और यहाँ का सर्किल आपस में इस जगह पर मिल भी रहे हैं। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि यहाँ एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया। डिस्टरबेंस का मतलब कोई हलचल दी गई है, बाहरी ऊर्जा दी गई है, जिसके कारण जल तरंगे बनना शुरू हो गई हैं। ठीक है, ये जो सर्किल आगे बढ़ रहे हैं, किनारे की ओर बढ़ रहे हैं, इन्हीं को तरंग कहेंगे। अभी जैसे ये जो दूसरा चित्र है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक छोटी सी बच्ची है, खेल रही है और तालाब के शांत जल में वो अपनी हाथ की उंगलियों से ऊर्जा दे रही है और वो ऊर्जा जल में पहुंचकर, ऊर्जा कह सकते हैं आप, इसे हलचल कह सकते हैं या कह सकते हैं कि शांत जल को डिस्टर्ब कर रही है। तो किसी भी प्रकार से वो अपने हाथों के द्वारा शांत जल को ऊर्जा प्रदान कर रही है और वो ऊर्जा शांत जल में आगे की ओर सर्कुलर फॉर्म में सर्किल बनाती हुई आगे बढ़ रही है। तो ये दो चित्र हैं जिसमें यहाँ पर आप संभवतः कंकड़ के द्वारा और यहाँ पर बच्ची के हाथ की उंगलियों के द्वारा एक हलचल पानी जल में उत्पन्न की गई है जो कि लगातार आगे की ओर सर्किल बनाती हुई आगे की ओर बढ़ती है। इस प्रयोग को आप अपने घर में किसी बड़े बर्तन में, जैसे कि बड़ी बाल्टी हो, बकेट हो, टब हो या फिर बड़ी सी परात हो, थाली हो, उसमें पानी भर के आप इस तरीके से, जिस तरह से बच्ची ने ये उंगलियों से लगातार डिस्टर्ब किया है चित्र में, उसी तरह से आप बार बार अपनी उंगलियों को अप एंड डाउन करके ये हलचल उत्पन्न कर सकते हैं और तरंगों को, जो कि जल की सतह पर उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों को आप आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो जैसे जिस तरीके से यहाँ डिस्टरबेंस उत्पन्न किया गया है उसमें आप देखेंगे कि तरंगे किनारों की ओर बढ़ती हुई दिखेंगी आपको जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तब। ये दोनों जो चित्र है वो अपर व्यू है, यानी कि जल की जो सतह है उसका अपर व्यू। अगर इसका साइड व्यू देखा जाए तो कुछ ये तीसरे नंबर का जो चित्र है इस तरीके से दिखेगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट चित्र में आप आ जाइए, फर्स्ट फिगर में आप आइए, यहाँ पर एक डार्क लाइन दिख रही है ये, ठीक है ना। ये डार्क सर्किल्स और ब्राइट सर्किल्स, दो प्रकार के सर्किल आपको इस चित्र में दिख रहे हैं। तो जो डार्क सर्किल है वो, वहां पर पानी यानी जल जो है वो अपने इधर उधर के अणुओं की अपेक्षा इस जगह के जल के अणु नीचे की ओर है। इसी तरह से यहाँ पर जो ब्राइट सर्किल है वहां पर जो जल के अणु हैं वो अपने आसपास के अणुओं की अपेक्षा अपर पोजीशन में है, ऊपर की ओर है। तो जिस जगह पर ऊपर की ओर अणु होते हैं उस जगह को उस वाटर मॉलिक्यूल्स को, वहां पर जो जल के अणु हैं उनको श्रृंग कहते हैं, जहां पर जल के अणु अपर पोजीशन में हो।
और जहां पर जल के अणु नीचे डाउन पोजीशन में है उस स्थान को गर्त कहेंगे। ठीक है, तो दो शब्द आप याद कर लीजिए। गर्त जहां पर अणु नीचे की ओर होते हैं, अपनी माध्य स्थिति के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और जहां पर अणु ऊपर की ओर, यानी कि अभी इसको इसी तरह से समझना है, जहां पर अणु ऊपर की ओर अपनी माध्य स्थिति से पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस वाई डायरेक्शन में होंगे, उसको कहेंगे श्रृंग। तो दो शब्द आपको याद करने हैं, गर्त और श्रृंग। अभी तो हम लोग को पढ़ना है सिर्फ तरंग। तो तरंग क्या है? हलचल भी कह सकते हैं आप इसको, डिस्टरबेंस कह सकते हैं इंग्लिश में, ऊर्जा कह सकते हैं क्योंकि बच्ची अपने हाथों से यहाँ पर ऊर्जा दे रही है। कंकड़ अगर आप फेंकोगे शांत जल में तो वो भी एक तरह से शांत जल को एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो तीन तरीके की शब्द यहाँ पर तरंग के लिए प्रयोग किए गए हैं। नंबर 1 ऊर्जा, हलचल और विक्षोभ। विक्षोभ को इंग्लिश में डिस्टरबेंस कहते हैं। तो ये एक तो आपने इन तीनों चित्रों में जल तरंगों को पढ़ा। दूसरा हमारे पास चित्र है जिसमें एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग में आप देखेंगे यहां से एक हाथ को फिक्स कर दिया, जिस तरह से इस चित्र में एक स्थान पर इसको रिजिट कर दिया है, बांध दिया है, किसी से फिक्स कर दिया गया स्प्रिंग को, और यहाँ इसको फ्री एंड दिखाया गया। तो इसी तरह से इस चित्र को भी समझना है। ये फिक्स्ड हैंड है और ये पुशिंग हैंड है। आप देख रहे हैं पुश किया है इस हाथ से, तो यहाँ पर इस स्प्रिंग के जो सर्किल्स थे हेलिकल फॉर्म में है ये, तो वो पास पास आ गए हैं। ठीक है, और ये जो जब भी स्प्रिंग के सर्किल्स पास में आ जाते हैं तो इस स्थिति को संपीडन, संपीडन का मतलब होता है दबाना या दब गए हैं। ये जो सर्किल्स थे यहाँ पर ये स्प्रिंग के दब गए हैं, इसलिए इसको कहा गया संपीडन का अर्थ ही होता है दबाना। और देखिए इंग्लिश में भी कहा कंप्रेस, तो कंप्रेशन किया गया है, यहाँ पर इसको प्रेस कर दिया गया, प्रेस फॉर्म में ये सभी नजदीक आ गए हैं। और अब अगर इसी तरह से ये जो कंप्रेशन है, जिस तरह से यहाँ पर ये सर्किल आगे की ओर बढ़ रहे थे, उसी तरह से एक बार पुश करने पर ये कंप्रेशन आगे बढ़ता है। देखिए डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव का मतलब ही है ये कंप्रेशन इस तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सेकेंड फिगर में ये जो कंप्रेशन था यानी कि संपीडन था, ये आगे बढ़ गया। ठीक है, और इस जगह पर जहां पर पहले कंप्रेशन था, इस स्थान पर ये जो स्प्रिंग के सर्किल्स थे, ये ओरिजिनल फॉर्म से भी इस जगह पर जो सर्किल है स्प्रिंग के, वो ना तो बहुत दूर है और ना ही बहुत पास है। तो ये सामान्य स्थिति है स्प्रिंग की। लेकिन यहां पर चूंकि आपने एनर्जी दी है हाथों द्वारा पुश करके, तो ये स्थिति कैसी है? सामान्य स्थिति से थोड़ी अलग स्थिति है। यहाँ पर जो सर्किल्स हैं स्प्रिंग के वो बहुत नजदीक आ गए हैं, जबकि इस पोजीशन में ये जो सर्किल्स थे, ऐंठन थी स्प्रिंग की, वो दूर दूर हो गई है। तो जहां पर ये दूर दूर होती है उस जगह, उस पोजीशन को कहते हैं, स्प्रिंग की उस पोजीशन को कहेंगे विरलन यानी रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, और जहां पर ये पास पास है वहां को कहेंगे संपीडन, उस पोजीशन को कहेंगे स्प्रिंग की संपीडन अथवा कंप्रेशन। इन इंग्लिश कंप्रेशन और इन हिंदी संपीडन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंग में दो तरीके, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन साथ साथ दिखाए गए हैं। यहाँ पर स्थिति दिखाई गई है कि आपने एक बार पुश किया, अब अगर लगातार आप इस तरह से पुश करते रहेंगे तो ये स्थिति आएगी कि कहीं पर रेयर फ्रैक्शन होगा यानी विरलन होगा, और कहीं पर कंप्रेशन यानी कि संपीडन होगा। तो ये जो वेव देखी आपने, ऊर्जा, यहाँ पर भी हाथों द्वारा क्या दिया गया है? ऊर्जा दी गई है, जिसके कारण से स्प्रिंग का जो मटेरियल है वो एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यहां से और यहां पर भी कह सकते हैं इस चित्र में, ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन स्प्रिंग अपनी जगह पर रिजिड है। स्प्रिंग
कहीं मूव नहीं कर रही, ना ही स्प्रिंग का कोई भी मटेरियल, ऐसा भी नहीं है कि इस जगह का पूरा मटेरियल यहां पहुंच गया हो। सिर्फ क्या पहुंच रही, एनर्जी पहुंच रही है, जिसके कारण ये मटेरियल अपनी जगह पर कंपन कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको और भी अच्छे से समझेंगे हम लोग साउंड वेव्स में। यहां पर इस चित्र को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं, यानी कि माइक पर बोलते हैं या सामान्यतः बोलते हैं, स्पीच देते हैं, किसी भी प्रकार की स्पीच हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि कोई मनुष्य ही बोलेगा, वो बैंड भी हो सकता है, कोई स्पीकर भी हो सकता है, मोबाइल फोन की आवाज भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार का साउंड हो सकता है, ढोल नगाड़े भी हो सकते हैं, हारमोनियम तबला भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है वातावरण में, तो जो वातावरण की एयर होती है वो कंप्रेस्ड होती है और रेयर फ्रैक्शन भी होता है उसमें। तो एयर को, चूंकि साउंड एक प्रकार की एनर्जी है, तो जब भी आप कभी बोलेंगे तो जो आसपास की वायु है वो, उसका संपीडन भी होता है और विरलन भी होता है, जो इस जीआईएफ में आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर देखेंगे आप, इस जगह की जो वायु है वो बहुत ही संपीडित है, यानी कि पास पास है, और कुछ आपको ऐसा है जो बढ़ते हुए दिख रहा है। ये जो जा रहा है, ये आप देखेंगे ये रेयर संपीडन जा रहा है, संपीडन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और इस जगह पर आप देखेंगे ये रेयर फ्रैक्शन यानी कि विरलन आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक संपीडन और दूसरे संपीडन के बीच की डिस्टेंस को क्या नाम दिया गया, वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य। और एक संपीडन और दूसरे संपीडन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार कांस्टेंट यानी नियत रहता है, और इसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। अब वापस आ जाते हैं कि इस जगह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो संपीडित है और संपीडन लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये इस मॉलिक्यूल पर फोकस करिए, जो रेड कलर का मॉलिक्यूल है इस पे आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रेड कलर का मॉलिक्यूल बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा, वेव आगे बढ़ रही है लेकिन मॉलिक्यूल अपनी जगह पर है। इसी तरह का तरीके से आप दूसरे मॉलिक्यूल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मॉलिक्यूल अपनी जगह पर रहकर कंपन कर रहा है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा लेफ्ट, फिर थोड़ा सा राइट। ठीक है, इसी तरह से इस रेड वाले मॉलिक्यूल्स पर आप फोकस करिए, ये मॉलिक्यूल भी लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरह से कंपन कर रहा है। तो आप देखेंगे सिर्फ एनर्जी ही आगे बढ़ रही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स सभी, रेड कलर के मॉलिक्यूल्स को छोड़कर आप किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो सभी पॉइंट्स या सभी मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर रहकर कंपन तो कर रहे हैं लेकिन अपने स्थान को छोड़ नहीं रहे। फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ है जो आगे बढ़ रहा है। मॉलिक्यूल्स अपने स्थान पर है लेकिन कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ रहा है, जो कुछ है वही वेव है और उस कुछ का नाम ही एनर्जी है या तरंग है, जो आगे बढ़ती है लेकिन माध्यम के कणों का स्थान परिवर्तन नहीं करती। माध्यम के कण अपने ही स्थान पर रहकर कंपन करते हैं या सरल आवर्त गति करते हैं। तो जब सरल आवर्त गति आपने पढ़ा था तो आपने सिर्फ एक ही कण का, कण की गति का अध्ययन किया था, एक ही कण की गति का अध्ययन, एक ही कण था जो अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति कर रहा था। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जो वायु के कण हैं वो सारे वायु के कण, जब कभी भी साउंड वेव्स किसी भी प्रकार की, मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जानवरों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ढोल नगाड़े की भाषा, या किसी भी स्पीकर में बजता हुआ म्यूजिक, ठीक है, किसी भी प्रकार की ध्वनि वायु में डिस्टरबेंस पैदा करती है, जो डिस्टरबेंस संपीडन और विरलन के फॉर्म में आगे बढ़ता है और
सिर्फ ऊर्जा या तरंग ही आगे बढ़ती है। वायु के कण ऊर्जा को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। वायु के कण अपनी जगह पर कंपन करते हुए साउंड वेव्स को या साउंड एनर्जी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, अपने स्थान पर रहकर कंपन करते हुए। सिर्फ वो एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करते हैं, परंतु अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते। तरंग गति में यही बिंदु समझना आवश्यक है, क्योंकि बहुत दफे बच्चे ये समझते हैं कि माध्यम आगे बढ़ रहा है। माध्यम के कण अपनी जगह पर रहते हैं, कंपन करते हैं, सिर्फ वो ऊर्जा को बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब आज आपने समझा कि तरंग जो है, तरंग को नाम दिया गया है हलचल, विक्षोभ और ऊर्जा। 3 तरीके के नाम है इसके, और सबसे अच्छा नाम मुझे जो लगता है वो है ऊर्जा। तो तरंग की परिभाषा हम किस प्रकार से देंगे? तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, विक्षोभ बहुत सारे, सॉरी बीच में हट रही हूं मैं टॉपिक से। विक्षोभ जो है वो उसको इंग्लिश में डिस्टरबेंस कहेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अधिकतर डिस्टरबेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ये तरंग की परिभाषा हो गई। अब तरंगे तो बहुत सारी पढ़ी हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ऊपर टॉपिक में वाटर वेव्स, ठीक है, और स्प्रिंग में बनने वाली वेव्स और साउंड वेव्स। तो देखिए तीनों ही प्रकार के जो एग्जाम्पल्स और चित्र आपने देखे थे वहां पर मीडियम सभी में अलग अलग था। यहाँ पर जो तरंगे हैं वो वाटर में है, यानी कि यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है? तरंगों के चलने के लिए जो मीडियम है, संचरण के लिए जो मीडियम है वो क्या है? वाटर, यानी कि जल। ठीक है, दूसरे चित्र में जो तरंगे जा रही है संपीड़न और विरलन के फॉर्म में, वहां पर मटेरियल क्या है, माध्यम क्या है? स्प्रिंग का जो पदार्थ है, जिस पदार्थ से स्प्रिंग बनी है वो तरंगों के तरंग संचरण का या तरंगों के चलने का माध्यम है। तीसरा आपने देखा वायु, यानी कि साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स के चलने के लिए आपको क्या चाहिए? वायु। तो तीसरे प्रकार की जो तरंग थी उसमें माध्यम क्या था? वायु। ठीक है, तो तीन प्रकार की जो आपने तरंगे अभी देखी, ये दीज आर जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो तरंगे देखी हैं आपने, इसमें माध्यम क्या क्या था? एक में जल, दूसरे में स्प्रिंग का मटेरियल और तीसरे में वायु, क्योंकि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो तरंगों का जो विभाजन है वो किस आधार पे किया गया है? माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया गया, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे एक दूसरे प्रकार का डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी भी चलने के लिए, संचरण के लिए उनके किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपेगेशन। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? लाइट वेव्स है, प्रकाश तरंगे हैं। देखिए सूर्य से यहाँ तक प्रकाश पृथ्वी तक आता है और बीच में बहुत बड़ा स्पेस है, निर्वात है, जहां पर कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तब भी तरंगे यहाँ तक आती हैं। ठीक है, तो इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, रेडियो रेज, गामा रेज। अभी तो आप इसको जस्ट एज इट इज याद कर लीजिए, इनके लिए बहुत अलग से टॉपिक है, इस पे बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग यांत्रिक तरंगों पर आते हैं, जो हम लोगों का आज का मुख्य विषय है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे कौन सी तरंगे हैं? वह ऊर्जा या तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम होना आवश्यक है। तो माध्यम हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। माध्यम वो प्लेस है, वो स्पेस है जहां पर
तरंगे चलती हैं, जैसे कि 3 प्रकार के माध्यम ऊपर आपने देखे, 3 एग्जाम्पल्स देखे, जल, स्प्रिंग का मटेरियल और वायु। ठीक है, माध्यम का होना आवश्यक है। ऐसी तरंगों को, ऐसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे। तो ये 3 तरीके के एग्जाम्पल आप देख ही चुके हो, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, स्प्रिंग वेव्स, और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यांत्रिक तरंगों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। टाइप्स 2 तरीके के हैं। तरंग संचरण में माध्यम के कणों के कंपन के तरीके के आधार पर यांत्रिक तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है, फर्स्ट है अनुप्रस्थ तरंगे, जिनको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगे, जिनको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं कुछ लोग, लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा आप ये देखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वापस चित्रों पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो चित्र है ये, इसमें आप देखेंगे कि वेव वेलोसिटी, ये जो तरंग चलती है, यहां पर डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस यहां से आ रहा है, लेकिन तरंग आगे बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिस्टरबेंस यहां क्रिएट किया, तरंग आगे बढ़ रही है। चूंकि हमें कल नेक्स्ट क्लास में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों को समझना है, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कण किस तरह से कंपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है, विक्षोभ दिया जाता है, ऊर्जा दी जाती है, तो तरंग, ये सर्किल आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जब सर्किल आगे बढ़ते हैं, तो जरा साइड व्यू पे आ जाते हैं। तो सर्किल आगे बढ़ेंगे, साइड व्यू देखेंगे तो आप इस तरह से सर्किल इस तरह राइट साइड में मान लीजिए जा रहा है। तो ये जो वाटर वेव्स, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी जगह पर रहकर अप एंड डाउन इस तरह से मूव करते, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो जब इस तरह से मूव करते हैं, लेकिन वेलोसिटी यानी ऊर्जा किस तरफ आगे बढ़ती है? ऊर्जा इस तरह से लेफ्ट टू राइट आगे जाती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स अपने जगह पर अप डाउन करते हैं। ठीक है, तो एक तो कणों का कंपन इस तरह से होता है। ठीक है, और दूसरा कणों का कंपन, जो आपने साउंड वेव्स देखा, ये वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। वेव जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक है, और हमारी जो कण है, जैसे रेड कलर पे फिर से अगेन यू है, इसमें वेव लेफ्ट टू राइट जा रही है, और ये जो कण है ये किस तरह से कंपन कर रहा है? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, उसी डायरेक्शन में आगे और पीछे। जो वेव का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में वेव के चलने की दिशा में, और फिर वेव के चलने की विपरीत दिशा में। यानी कि यहाँ पर लंबवत वाला यानी कि परपेंडिकुलर वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, वेव के चलने की दिशा में और फिर वेव के चलने की विपरीत दिशा में, यानी कि जिस दिशा में वेव जा रही है, उसी डायरेक्शन में कंपन हो रही है। जबकि वाटर वेव्स में जिस डायरेक्शन में वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये एरो बता रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, उस डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लंबवत वाटर मॉलिक्यूल्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लंबवत कंपन कर रहे हैं। इसका भी जीआईएफ हम लोग देख सकते हैं।
यहाँ पर देखेंगे वाटर वेव तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वेव का डायरेक्शन ये है लेफ्ट टू राइट, लेकिन इस जगह के जो वाटर मॉलिक्यूल से देखिए अभी ये ऊपर गए और अगले ही क्षण ये इस जगह जहां पर ये हैंड है उसी जगह के मॉलिक्यूल्स पे आप ध्यान देंगे कि अप डाउन अप डाउन, इस तरह से वेव तो आगे जा रही है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से कंपन कर रहे हैं, लंबवत कंपन कर रहे हैं। देखिए कितने सारे तरीके हैं वाटर वेव्स के। वेव जीआईएफ क्लिपबोर्ड, इसमें वेव तो आगे बढ़ जाएगी लेकिन अप एंड डाउन वाटर सरफेस की जो मोशन है सरफेस मॉलिक्यूल्स की वो किस तरीके से हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन वेव लेफ्ट टू राइट जाती है, ठीक है। तो तरीका जो है स्प्रिंग का अलग है, स्प्रिंग में भी जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उस डायरेक्शन में ही स्प्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं या स्प्रिंग का मटेरियल है वो उसी डायरेक्शन में मोशन या कंपन करता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी वाटर वेव्स हैं, सतह वाटर वेव्स है उसमें तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं कण। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।